पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस देश को अब तक 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और मैं कर रहा हूं उन सभी 15 प्रधानमंत्रियों का पूरी तरह से ऑपरेशन। ये एक सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज को देखने के लिए इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में 1965 का समय था। नेहरू का निधन हो चुका था और छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसी दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यही सही मौका है और इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चालू किया, जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी। भारत ने भी पलटवार किया और एक महीने के बाद यानी 23 सितंबर 1965 को युद्ध रुका तो भारत की सेना लाहौर पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजित किया और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान कह रहे थे कि वह टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब ये इरादा हो तो हम भी थोड़ा टहलने के लिए लाहौर चले गए। मैं समझता हूं कि इसमें हमने कोई गलत बात तो नहीं करी थी। नेहरू के निधन से उठा सवाल, कौन थामेगा उनकी मशाल। 27 मई 1967 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि नेहरू के बाद कौन। अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल्स हैंगन अपनी किताब आफ्टर नेहरू हु में लिखते हैं कि उस समय पीएम पद की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे। इसके अलावा वी.के. कृष्णन मेनन और लाल बहादुर शास्त्री, वाई.बी. चावड़, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण, एस.के. पाटिल और ब्रजमोहन कौल के नाम भी चल रहे थे। पीएम कैसे चुना जाए, कांग्रेस में इसका कोई पारंपरिक तरीका नहीं था। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, यानी वो एक रीजन बना रहे थे। कांग्रेस के वामपंथी नेता चाहते थे कि गुलजारी लाल नंदा ही पीएम बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री के साथ लंबे समय तक काम कर चुके श्री सी.पी. श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि कांग्रेस का वामपंथी धड़ा चाहता था कि नए प्रधानमंत्री के चुनाव को थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए क्योंकि नेहरू के निधन से लोग बहुत दुखी हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही पीएम बने रहने देना चाहते थे। इस सुझाव को कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने खारिज कर दिया और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक शुरू कर दी। नेहरू के निधन के अगले ही दिन यानी 28 मई 1967 को कामराज ने वरिष्ठ नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दिन 18 ओबीसी और एससी के सांसदों ने ही पीएम पद के लिए जगजीवन राम का नाम आगे किया, लेकिन ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के कारण एक दिन में ही ये प्रस्ताव गिर गया। जब पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि क्या आप भारत के पीएम बनने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर जनता की मर्जी रही और जनता का साथ रहा तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। हालांकि सर्वसम्मति से पार्टी में राय बनाने का प्रयास जारी है। जब यही बात कांग्रेस अध्यक्ष से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप कल तक इंतजार कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही इसका फैसला करेगी। देर शाम कामराज ने मोरारजी से फोन पर एक बहुत ही लंबी बात की। इससे मोरारजी को लगने लगा कि वही अगले पीएम बनेंगे। आंसुओं से भरी इंदिरा गांधी ने शास्त्री से कहा, अब आप इस देश को संभालिए। सी.पी. श्रीवास्तव ने लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में कहते हैं कि 30 मई को 1967 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही पीएम का नाम तय हो गया था। जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई तो हालात को भांपने के लिए शास्त्री ने इंदिरा से कहा कि आप क्यों नहीं पीएम बन सकती, आप इलेक्शन लड़िए। इंदिरा ने भी कहा कि अभी पिता की मौत के मैं सदमे में हूँ, इस वक्त पीएम पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। अब आप इस देश को संभालिए। 1 जून 1967 को हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जो फैसला लेंगे उसे सब मानेंगे। 2 जून को कार्यवाही पीएम गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया। अब मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह शास्त्री निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए और 9 जून 1967 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शास्त्री के बेटे ने एक बार एक सरकारी गाड़ी चलाई तो 14 किलोमीटर का पैसा शास्त्री ने अपने जेब से भरा था। छोटे बेटे सुनील शास्त्री से पूरा किस्सा सुनाते हैं आपको। हम 3 भाई हैं, अनिल, सुनील और अशोक। अशोक की जिद पर बाबूजी ने फ्लीट गाड़ी खरीद ली थी। एक बार हमें कहीं बाहर जाना था और मैंने सुझाव दिया क्यों ना हम बाबूजी की सरकारी गाड़ी सेवर्ली इम्फाला से चले जाए और मैंने बाबूजी के सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को फोन किया और कहा कि क्या आप सेवर्ली इम्फाला भिजवा सकते हैं घर पर। थोड़ी देर में ही गाड़ी हमारे सामने थी और हमने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे जाने को कह दिया। इसके बाद हम तीनों बाहर गए। रात करीब 11 बजे घर लौटे।
और चुपचाप आकर सो गए। तड़के किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा पीएम हाउस का कोई नौकर होगा। मैंने तेज आवाज़ में कहा कि कल रात को देर से सोए हैं, चाय 8 बजे के बाद आनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर से दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बाबूजी खड़े थे। पूरी बात सुनी, फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाया और रामदेव आए तो बाबूजी ने कहा कि सरकारी गाड़ी है, कोई लॉग बुक वगैरह रखते हैं या नहीं। तो रामदेव ने कहा साहब रखते हैं। तब ये बताइए कल रात को सुनील ने कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलाई थी जो सरकारी थी। फिर उन्होंने अम्मा से कहा कि 14 किलोमीटर इसने गाड़ी चलाई और जितना भी पैसा बनता है उसका निजी अकाउंट से दे दीजिए। ये सुनकर सुनील ने बहुत शर्मसार और पानी पानी हो गया। उन्होंने मुझसे एक लाइन नहीं कही लेकिन अपने आचरण में हमें सबक सिखाया। इसके बाद अपने कमरे आकर घंटों रोया। पत्नी से कहा कि आज शाम हमारे घर खाना नहीं बनेगा। बाबूजी ने 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान हारने लगा तो उसने अमेरिका की शरण ली थी और भारत उस समय गेहूं उत्पाद पर आत्मनिर्भर नहीं था। अकाल के कारण हमें अमेरिका से ही अनाज आयात करना पड़ रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शास्त्री को गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी थी। लाल बहादुर शास्त्री के बड़े बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि शास्त्री जी को ये धमकी बहुत बुरी लगी और उन्होंने चीज़ें कैलकुलेट की और इस नतीजे पर पहुंचे कि देश के लोग सप्ताह में अगर एक वक्त भोजन न करें तो खाद्यान्न की समस्या में सुधार हो सकता है। फैसला लेने से पहले उन्होंने अम्मा यानी ललिता शास्त्री को फ़ोन लगाया और उन्होंने पूछा कि अगर आज शाम हमारे घर में खाना नहीं बने तो दिक्कत होगी। तो अम्मा ने भी कह दिया नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक वक्त का उपवास करके भूखे रह सकते हैं या नहीं। शाम को खाना नहीं बना और हम सब ने उपवास किया। इसके बाद बाबूजी ने अगले दिन देशवासियों से कहा कि देश हित में क्या वो सप्ताह में एक समय उपवास कर सकते हैं। ये पहली बार था कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने जनता से भूखा रहने की अपील की और उसे पूरे देश ने माना भी। इसके बाद 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में बहादुर शास्त्री ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस वक्त का जब शास्त्री को मिला सुपर कम्युनिस्ट का तमंगा। और ये किस्सा भी 1967 का सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। अनिल शास्त्री और पवन चौधरी अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप में लिखते हैं कि जब शास्त्री 3 जनवरी 1966 को अयूब खान से मुलाकात के लिए निकले थे, बहुत ठंड थी ताशकंद में। सर्दी से निपटने के लिए वो अपनी खादी ऊनी कोट साथ ले तो गए थे लेकिन वो कोट शास्त्री जी के लिए काफ़ी नहीं था। रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए पर्याप्त नहीं होगा और इस कारण उन्होंने शास्त्री जी के लिए एक गर्म कोट भिजवाया। कोसिगिन को उम्मीद थी कि शास्त्री जी सम्मान स्वरूप उनका दिया हुआ कोट पहनेंगे, लेकिन अगले दिन शास्त्री जी ने फिर वही खादी वाला अपना पुराना कोट जो भारत से लाए थे वही पहना। कोसिगिन ने झिझकते हुए पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया। तो शास्त्री बोले उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया है। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए दिया है मैंने। इसके बाद कोसिगिन ने शास्त्री के सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री के स्वागत और भाषण में इस घटना का जिक्र भी किया था। कोसिगिन ने कहा था कि हम तो केवल कम्युनिस्ट हैं लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री एक सुपर कम्युनिस्ट हैं। पाकिस्तान से समझौते वाली रात उनका निधन हुआ था। आज तक ये रहस्यमय 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर वहाँ रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में वापस आ गए। इसके बाद शास्त्री जी ने रामनाथ से खाना परोसने को कहा। खाने में आलू और पालक और कढ़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत टी.एन. कॉल के यहाँ से बनकर आया था। शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि फोन बजा। फोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकटरमन ने कहा चला कई पार्टियों ने उनके पाक में समझौते की आलोचना की थी। यहाँ दिल्ली में शास्त्री जी को चिंतित हो गए और उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस वक्त रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उसकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले की क्या असर हुआ है। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था जिसकी पैकिंग चल रही थी और ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब
कहाँ है। जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर R.N. चुग वही सो रहे थे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए और निजी डॉक्टर R.N. चुग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि की मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर बुलाए गए। इंजेक्शन दिया गया लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा है कि कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसा ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई हो लेकिन उस तक हाथ नहीं पहुंचा। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फोन थे लेकिन तीनों बिस्तर से काफ़ी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को उड़ा दिया गया। इसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन शव भारत लाया गया और शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला उठता रहा इस देश में। तत्कालीन सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जांच के लिए कमेटी बैठी और राजनारायण कमेटी ने सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर R.N. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से भयंकर टक्कर हो गई और उस दुर्घटना में डॉक्टर चुग की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई उनके साथ ही। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह से चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। इस कमेटी की रिपोर्ट का हाल भी ढाक के 3 पात हो रहा है। रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी है। आज तक 2024 तक एक राज रह गया है ये। भारत के पहले प्रधानमंत्री का वीडियो का लिंक आई बटन में मैं दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर दे रहा हूँ, आप जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है और शास्त्री जी के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में होगा, उनका नेचर कैसा था, कौन थे और कैसे बने थे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए तीसरा वीडियो देखिए। फर्स्ट प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल में जा सकते हैं, आई बटन में भी लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद।